हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लेक्चर नंबर 11 में भी एनर्जी के बारे में बात किए हैं, तो इस हिसाब से ये लेक्चर नंबर 2 हुआ एनर्जी का। लेकिन नंबरिंग हमारा सीक्वेंस में आते रहेगा। और ये जो सारा लेक्चर आ रहा है, जैसा कि आपको पता है कि ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई जितना भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, जो लेटेस्ट पैटर्न पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो ये आपको एसएससी में भी काम देगा। मतलब जो भी सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड या 9th और 10th का जहाँ भी सिलेबस आता है, उसमें ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। इतना जब आप करके जाइएगा तो आपके एग्ज़ाम में साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कि आप खुद ही बनाइएगा तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम बिना लेट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक दबी हुई सिल की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, यानी कि एक स्प्रिंग है, उसको दबा के रखा जाता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है ना। तो जैसा हम लोगों को पता है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देखिएगा तब आपको पता नहीं होगा। तो ये हमारा मान लीजिए ओरिजिनल स्प्रिंग है, तो इसको हम दबा के रखे थे। तो जाहिर सी बात है, जब दबा के रखे थे तो इसमें ऊर्जा जो थी वो स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी। और वापस जब छोड़िएगा तो वापस इस शेप में ये जाएगा, और इस शेप में जाएगा तो इसमें क्या आएगा, मोशन आएगा, यानी गति आएगा। और गति के वजह से जो इसमें ऊर्जा होगी वो कौन सा ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। यानी कि ये आपको याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जो है किस में बदल जाएगी फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। अब हम लोग आज के सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब कभी भी कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा तो उसमें कैसा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की, है ना, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। तो आप वस्तु के बारे में बात कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे समझिए, ये इंग्लिश जब आप इसका वर्जन देखिएगा तो वो डायरेक्टली लिखा होगा फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो ये आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ होता है, एम होता है, और वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाफ तो कभी चेंज नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा या तो मास पे चेंज हो सकता है, द्रव्यमान पे, नहीं तो किस में चेंज हो सकता है, भी में चेंज हो सकता है। तो मास के वजह से भी चेंज हो सकता है और वेग की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ दोनों दिया है, गति भी दिया है और द्रव्यमान दिया है। तो हम दोनों में से कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु के अनुरूप, वस्तु की यानी कि एक वस्तु की बात कर रहा है ना। वस्तु आपको फिक्स कर दिया है ना। तो वस्तु जब आपको फिक्स कर दिया, जैसे कि हम आपको 5 kg का वो एक कोई सामान दे दें, है ना, और आपको बताएं कि आप बताओ इसमें गतिज ऊर्जा को आप चेंज करो। तो जब आपको वस्तु बदलना ही नहीं है तो आप उसके गति में ही तो सिर्फ चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो गति आंसर होगा, ठीक है, मास नहीं होगा। ऐसे मास पे भी डिपेंड करता है, यानी द्रव्यमान पे भी होता है और वेग पे भी होता है, लेकिन वेग यानी कि गति दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे सेम चीज़ आगे के चैप्टर में सेम है, लेकिन जब पर्टिकुलर मोशन के चैप्टर में बात कीजिएगा तो गति में चाल अलग होगा और वेग अलग होगा, लेकिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग गति के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग देखें तो यहाँ पे आंसर वेग था, क्योंकि ये एक वस्तु के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। फर्दर आगे क्वेश्चन देखिए तो अब आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेम ही वस्तु क्वेश्चंस मैं लेके डायरेक्ट आया हूँ आपके पास। तो कह रहा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, है ना, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बात पे निर्भर करता है ना। यहाँ अलग अलग पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, तो हाफ एम और वी स्क्वायर, यानी मास पे भी डिपेंड करता है और उसके वेग पे भी डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान और वेग किस में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। द्रव्यमान और वेग किस में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो दोनों में क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा छोटा बारीकियां जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप एग्जाम में सही से नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चंस का ये सीरीज लेके आए हैं। फर्दर आगे क्वेश्चंस करें तो कह रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है ना। तो आप बच्चा मैक्सिमम लोग इसमें स्थितिज ऊर्जा लगा के आंसर आ जाइएगा, क्योंकि आप पता है कि जल विद्युत परियोजना जब भी आप बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन आप ध्यान से भी देखिए, सपोज दैट कीजिए कि ये एक बांध है ना, आपको पता होगा बांध ऐसा ही होता है। तो बांध से यहाँ पे इधर जल भरा हुआ रहता है ना। ध्यान से आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है,
आपको पता है स्थितिज ऊर्जा, और ये पढ़ते भी हैं कि जल विद्युत में बांध में कौन सी ऊर्जा जमा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन होती है, तो आपको लग रहा है स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, तो यहाँ से पानी नीचे गिराया जाता है, ये आपको पता होगा, और यहाँ पे बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ रहता है जिसको टरबाइन बोलते हैं। ये पंखी इसमें लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से ये घूमता है, यानी कि इस पर पानी गिरेगा तो ये गोल गोल घूमेगा, और इधर क्या रहता है मोटर जनरेटर, बड़ा बड़ा जनरेटर क्या होता है लगा रहता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को पहले हम लोग किस में बदले, गतिज ऊर्जा में बदले। हम लोग किस में बदले, और गतिज ऊर्जा में। ये गतिज ऊर्जा इस मोटर को घुमाया, ये गतिज ऊर्जा इस मोटर को क्या किया, घुमाया, और गतिज ऊर्जा जब इस मोटर को घुमाया तब जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ। तो आपको एग्जाम में करके आना है गतिज ऊर्जा। ठीक है, और ये छोटा छोटा जब आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो आप एग्जाम में सेलेक्ट होइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना था। कह रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पहले था, तो वो पहले गतिज ऊर्जा में बदला और फिर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में बदला। ये बात को आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना। ये छोटा छोटा क्वेश्चंस नहीं है रट के चले जाना है और एग्जाम में करके जाना है। यहाँ तक ओके है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियां में, हिंदी में थोड़ा हमारा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। तो निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को यानी कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको एक ऐसा उदाहरण देना है, एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें आपको क्या हो, पहले पोटेंशियल एनर्जी हो और ये किस में बदल जाए, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, गतिज ऊर्जा में बदल जाए। तो पहला पटाखा विस्फोट करने में, तो पटाखा में तो रासायनिक ऊर्जा है। टॉर्च में भी क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है बैटरी में। टॉर्च को ऑन ऑफ करने में तो ये भी रासायनिक ऊर्जा है। पेंडुलम झूला में, हाँ ये है पेंडुलम झूला, कुछ इस तरह का झूला आप देख लीजिए, मान लीजिए है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो धरती से एच ऊंचा है, तो इसमें अभी स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी हाँ स्थितिज ऊर्जा है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा की वजह से फिर वापस ये इधर आ जाएगा। तो पेंडुलम जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा में बदलते रहता है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलते रहता है, एंड वाइस वर्सा होते रहता है। इसलिए पेंडुलम जो हमेशा इस पे ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है। तो इसका आंसर जो था, सही नंबर ऑप्शन कौन था बच्चों, डी था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए, कह रहा है अब ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आने लगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब कह रहा है कि एक वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अब संवेग का मतलब हम पढ़ाए थे चैप्टर नंबर कुछ देर पहले। P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू भी, और इसी को संवेग बोलते हैं। P को 3 तरह से P होता था, एक पावर को भी P होता है, P एक जगह संवेग के लिए भी P लिख रहे थे, है ना, और एक P और किसके लिए आता है, और एक P कहीं और आता है, तो 2 अभी हमको या माइंड में याद है। तो यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू भी होता है। तो कह रहा है एक वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का क्या होगा। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का जो डायरेक्टली रिलेशन है संवेग इसके साथ, वो क्या है, p²/2m का रिलेशन है। ये कैसे दोस्तों, तो पहले ये समझिए कि गतिज ऊर्जा का आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, p²/2m भी रिलेशन होता है। तो कैसे, पहले हम इसको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv² और pm भी होता है। तो 1m ऊपर में कम रहा है तो 1m ऊपर में भी लगा दो और 1m नीचे में भी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m² v²/m, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ mv का स्क्वायर/m, यानी कि इसको लिख सकते हैं हाफ, और mv की जगह रखेंगे तो p²/m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला p²/2m होता है। तो इसको आप एक बार कॉपी पे लिख के क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अच्छे से आप देखिए कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, हम इसको एरेज करते हैं और इस पे जो अब हम लोग बात करेंगे वो न्यूमेरिकल अब बनाते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा हमको पता चल गया कि p²/2m भी होता है ना। तो अब कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, p²/2m। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो। अब काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 होगा, वो इसके 3 गुना कर दिया संवेग को, यानी कि p के जगह अब क्या रखेंगे 3p, ठीक है, का होल² बाय 2m, है ना।
तो पहले पी का वैल्यू संवेग का वैल्यू हम पी माने थे, तो अब संवेग का वैल्यू क्या हो गया 3p हो गया। तो पहले में तो पी रखे थे, अब पी किस में बदल गया 3p में बदल गया। ठीक है, तो अब जब ये करेंगे हम तो काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा 9p²/2m। तो इसको आप ऐसे लिखिए कि 9 को बाहर कर लीजिए और p²/2m को एक साथ कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 और p²/2m को काइनेटिक एनर्जी 1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू ये आया था हमारे पास, यानी कि आपको पता चल गया काइनेटिक एनर्जी जो 2 है दोस्तों वो किसके बराबर है 9 × काइनेटिक एनर्जी 1, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो 9 टाइम क्या हो चुकी है बदल चुकी है। ठीक है, तो मूलवान के 9 गुना हो जाएगी, ये आंसर सी होगा। ठीक है, ये बड़ा ही अब इतना डिटेल आप सोच नहीं सकते थे पहले कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछेगा, ALP के एग्ज़ाम में पूछेगा, पहले इतना डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछता था। तो ये 18 के वैकेंसी से इस तरह से पूछने लगा, तो आपको इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब हम लोग आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चंस पे दोस्तों। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ऊपर उठाए हथौड़ा में, यानी कि आप जो काटी वगैरह कील वगैरह ठोकते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें कुछ बताने की वाली बात नहीं है, इसमें जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा तो होगी नहीं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के समेसन को हम लोग क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा होगी नहीं, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी और मांसपेशी ऊर्जा भी नहीं होगी। हथौड़ा में पूछ रहा है, हाथ में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हाथ में पूछता तो अलग बात होता। नेक्स्ट वन है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और इतना का समायोजन है, यानी कि अभी हम अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का समेसन, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है रासायनिक ये मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के है। क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे अगर बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो इसका मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो पहले तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं 1/2 mv²। तो कह रहा है एक वस्तु की वेग उसके प्रारंभिक वेग की दुगुना हो जाती है। तो अब दोस्तों v कितना हो जाती है 2v हो जाती है। तब उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की क्या हो जाती है n गुनी हो जाती है, यानी कि n गुनी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगा, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर, है ना। जो नया काइनेटिक एनर्जी हुआ वो पुराने वाले का n गुना हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 2 निकालते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी 2 जब निकालिएगा तो क्या होगा 1/2 m, और v अवर किस में बदल गया है 2v में बदल गया है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और m और यहाँ पे 4v², तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 2mv²। ओके, और काइनेटिक एनर्जी 2 जो हुआ था वो n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 था। हमको पता है कि n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 हुआ था, तो n टाइम्स सॉरी, और काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू क्या है काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू है 1/2 mv²। तो ये रख दिए हम, तो v² से v² दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया n/2 और इधर क्या बचा 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n = क्या हो जाएगा 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार आप बना के समझिए, 1-2 बार क्या करिए बना के समझिए। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जो लोग इसको नहीं देखना चाहते हैं वो क्या करेंगे स्किप कर जाएंगे, लेकिन जो लोग बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं फिर से बात एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ 1 था, ये ऐसा समझिए काइनेटिक एनर्जी 1 था वो हम लोग लिख लिए 1/2 mv²। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो v है ना, v को नया v बन गया 2v, और जो काइनेटिक एनर्जी 2 था, है ना, नया जो काइनेटिक एनर्जी बना वो पुराने वाले का n टाइम्स बना। कितना बना पुराने वाले का n टाइम्स बना, पुराने वाले का क्या बन गया n टाइम्स। तो n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ 1, n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1।
तो ये दो इक्वेशन यहाँ से हमको पता चल रहा है। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 अब जब एक्चुअल में निकालिएगा तो ये क्या होगा, हाफ एम और भी की जगह क्या रखिएगा 2v का होल स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 एम और यहाँ क्या होगा 4v स्क्वायर, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 2mv स्क्वायर होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू तो भी पता है, n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1, और n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू पता है mv के फॉर्म में। mv के फॉर्म में क्या पता है, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे 2mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप देखिए। फर्दर आगे अगर हम लोग देखें तो अब कह रहा है कि तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बिना टाइम पास किए हुए इसमें हम स्थितिज ऊर्जा बताते हैं और आगे चलते हैं। क्यों स्थितिज ऊर्जा होती है आपको पता है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इंग्लिश में इसका ऐसा डेफिनेशन होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि इसका हिंदी है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको हम मतलब कि बर्बाद कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, कुछ ऐसा हिंदी मीनिंग होता होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऊर्जा। वेग को तो हम बना बिगाड़ सकते हैं, गति को भी हम बदल सकते हैं, शक्ति को भी हम बदल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा इसका आंसर था। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन भी छांटना आना चाहिए। देखिए कह रहा था किसको आप ना तो बना सकते हैं, है ना, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप वेग को तो बना ही सकते हैं, किसी वस्तु को धक्का दे दीजिए वेग हो जाएगा, तो वेग बना सकते हैं, तो गति भी बना सकते हैं। अब शक्ति भी आप बना सकते हैं, 12 हॉर्स पावर, 13 हॉर्स पावर, इंजन का नाम सुने हैं ना, 20 हॉर्स पावर, तो शक्ति को भी आप खुद से डिजाइन कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को आप नहीं बना सकते हैं। फर्दर आगे जब हम लोग क्वेश्चंस देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस तो वर्क का आ गया, खैर आप रिविजन पर्पज से समझ जाइए कि देखिए ये क्वेश्चंस हम लोग वर्क में बहुत बार किए हैं कार्य में, कि एक 20 kg का वस्तु है, इसको उठाकर ऊपर 2 मीटर ऊपर रखा जा रहा है, तो mgh का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 20 था, g का वैल्यू कितना है 10 और h कितना है 2, तो 2 2 ज़ा 400 जूल इसका आंसर हो गया। इसमें सीधा सीधा है और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए mgh क्यों लिखे, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो यहाँ दिया नहीं है, तो फोर्स के लिए हम लोग mg लेंगे और s के लिए h लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आया। कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। रेखीय संवेग का मतलब P बराबर mv, P की बात कर रहा है। तो आप देखिए पहले इसका गतिज ऊर्जा कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी 1, वो कितना हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, तो आप देखिए ये यहाँ से पहले इक्वेशन लिखना आप सीखिए। तो कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो है हमारे पास दोस्तों वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो है हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो क्वेश्चंस में कह रहा है वो कितना हो जा रहा है, और ये इसको हम पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर बाई 2m ही यहाँ पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जा रहा है, तो 256 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 हो जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। तो आप कह रहा है कि नया रेखीय संवेग निकालना है, तो इसको हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है। आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है कि P2 कितना होगा, ये आखिर इसमें क्या चेंजेस हुआ होगा, तो ऐसा आया होगा। तो देखिए आप ध्यान से समझिए। तो काइनेटिक ये हमको इक्वेशन मिला, तो इसमें जब आप रखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू क्या होगा, P2 स्क्वायर बाई 2m, P1 P2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 256 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, तो P1 स्क्वायर यानी कि पहले संवेग को 1 मान रहे हैं बटा 2m, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमको P2 निकालना है कि बाद का संवेग क्या होगा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 256 P1 स्क्वायर, यानी कि P2 यानी कि संवेग 2 जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, तो 16 इंटू P1, यानी कि पहले से कितना गुना हो गया 16 गुना, पहले से कितना गुना हो गया 16 गुना। तो ये भी आपको बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पर्सनली आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो हमको आप कमेंट सेक्शन कीजिए, आप हमको मेल कीजिए, हम आपको पर्सनली क्या करेंगे बता देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास। अच्छा, स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उसमें होगी वो कौन सा ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें भी कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। 17 सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 15। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 12 था दोस्तों, लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हुआ है ना। 12 क्या था? ये पार्ट 2 था। एनर्जी का कौन सा था? पार्ट 2 था। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो न्यूमेरिकल हम 2-3 बताएं उसको आप बहुत ही ध्यान से करिए, अगर आप आगे वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और बाकी आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम के अलावा भी अगर कहीं भी और सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आपको वो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कीजिएगा तो आज के ज़माने में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं आगे लेक्चर नंबर 13 और पार्ट 3 जो होगा इसका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।